एक ऐसी दुनिया जहां आदर्श और हकीकत टकराते हैं, जहां समानता और न्याय के सपने सत्ता की भूख के नीचे दब जाते हैं, वहां एक कहानी याद आती है। कहानी है एनिमल फार्म की। 1945 में पब्लिश हुई एनिमल फार्म एक सैटारिकल एलेगरी है, मतलब एक व्यंग्यात्मक रूपक। ये 1917 की रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, जिसके नतीजे में जोसेफ स्टालिन सत्ता में आया। ये कहानी है एक आंदोलन की जो न्याय और समानता के लिए खड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भी वही बन गया जिसके खिलाफ वो लड़ने निकला था। अगर आप जानना चाहते हैं ये कहानी केजरीवाल की कहानी से कैसे मेल खाती है, तो वीडियो पूरा देखें। आपको जानने और समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि मैंने इस कहानी में जानवरों की अदला बदली करी है, मतलब पिग्स की जगह बकरियां हैं, ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। और अगर मेरे विचार और काम आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो कहानी शुरू होती है एक अवार्ड विनिंग बकरे ओल्ड मेजर से। ओल्ड मेजर सभी जानवरों को अपने एक सपने के बारे में बताता है, जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। वो जानवरों को बीस्ट ऑफ इंग्लैंड नामक एक गीत सिखाता है, जिसमें उसके सपने को डिस्क्राइब किया गया है। 3 दिन बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है। अब 3 युवा बकरे स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वीलर ओल्ड मेजर के प्रमुख सिद्धांतों को एक विचारधारा का रूप देते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं एनिमलिज्म। एक रात सभी जानवर मिलकर मैनर फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स को मार भगाते हैं। एंड गेस व्हाट, वो पहला काम करते हैं फार्म का नाम बदलना। मैनर फार्म अब एनिमल फार्म हो गया था। अब सभी जानवर ओल्ड मेजर के सपने को साकार करने में जुट जाते हैं। शुरुआत में एनिमल फार्म तरक्की करता है। स्नोबॉल जानवरों को पढ़ना सिखाता है, जबकि नेपोलियन कुछ पिल्लों को एनिमलिज्म के सिद्धांत समझाने के लिए अपने पास रख लेता है। एज इट टर्न्स आउट, कुछ दिनों बाद नेपोलियन और स्नोबॉल में मतभेद हो जाते हैं। स्नोबॉल एक विंडमिल बनाना चाहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, पर नेपोलियन उसका विरोध करता है। इस विषय को सुलझाने के लिए सभी जानवर वोटिंग का निर्णय लेते हैं, पर वोटिंग के दिन नेपोलियन स्नोबॉल को फार्म से भगा देता है। स्नोबॉल को भगाने में नेपोलियन का साथ देते हैं वही 7 कुत्ते जिनको नेपोलियन ने एनिमलिज्म के सिद्धांत सिखाए थे। स्नोबॉल के रास्ते से हटने के बाद एनिमल फार्म की पूरी कमान नेपोलियन के हाथों में आ जाती है। अब नेपोलियन एक बड़ा यू टर्न लेता है। वो विंडमिल बनाना शुरू करता है। इस विंडमिल के कंस्ट्रक्शन में जमकर करप्शन हुई, जिसकी वजह से विंडमिल एक तूफान सहन नहीं कर पाई और वो ढह गई। अब नेपोलियन इसका सारा दोष स्नोबॉल पे मर देता है और शुरू करता है एक बड़ा शुद्धिकरण अभियान, जिसमें कई जानवर मारे जाते हैं। समय के साथ नेपोलियन और ताकतवर होता गया और वो अब इंसानों की तरह बिहेव करने लगा था। इंसानों की तरह बिस्तर में सोना, इंसानों की तरह विस्की पीना और इंसानों की तरह दूसरे इंसानों से व्यापार करना। एक पड़ोसी मिस्टर फ्रेडरिक नेपोलियन को धोखा देता है और विंडमिल को बॉम्ब से उड़ा देता है। इस लड़ाई में मैनर फार्म में सबसे ज्यादा काम करने वाला घोड़ा बॉक्सर भी घायल हो जाता है। अब नेपोलियन पैसों के लिए बॉक्सर को एक गोंद बनाने वाले को बेच देता है। सालों बीतते हैं और बकरे भी बिल्कुल इंसान बन जाते हैं। वो इंसानों की तरह खड़े होकर चलते हैं, कपड़े पहनते हैं और चाबुक रखते हैं। कहानी के अंत में नेपोलियन एक किसान मिस्टर प्लिंकटन के साथ मजदूर वर्ग के खिलाफ साजिश करता है और उसके बाहर खड़े सारे जानवर ये नहीं समझ पाते कि इंसान कौन है और बकरा कौन। गेस व्हाट, एनिमलिज्म के 7 सिद्धांतों में से सिर्फ एक ही सिद्धांत बचता है। वो है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट फ्यू एनिमल्स आर मोर इक्वल, मतलब सारे जानवर बराबर हैं पर कुछ जानवर ज्यादा बराबर हैं। और एक फाइनल यू टर्न, एनिमल फार्म का नाम फिर से बदल के मैनर फार्म रख दिया जाता है। एनिमल फार्म में कई महत्वपूर्ण थीम्स हैं, जैसे कि सत्ता की भूख, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, पॉपुलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और प्रोपेगेंडा। इंटरेस्टिंगली ये सारे थीम्स केजरीवाल की कहानी में भी झलकते हैं, इतना कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे जॉर्ज ऑरवेल ने सालों पहले केजरीवाल की राइज को प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक एनिमल फार्म की तरह ही केजरीवाल की कहानी की शुरुआत भी होती है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन से, जिसे लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। ओल्ड मेजर की तरह अन्ना हजारे भी एक अवार्ड विनिंग सोशल वर्कर थे, जिन्होंने सपना देखा था एक करप्शन फ्री इंडिया का। यह बात है 2010-11 की, जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे।
जहां ओल्ड मेजर ने मैना फार्म के जानवरों को बीस्ट ऑफ इंग्लैंड नामक गाना सिखाया, वहीं अन्ना हजारे ने नारा दिया जन लोकपाल का। आपको बताते चलें कि लोकपाल एक पब्लिक ओम्बुड्समैन बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जो सरकार और सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें सुन सके और उन पर एक्शन भी ले सके। उस पर सरकार का कोई बस नहीं चलेगा। अन्ना की मूवमेंट 1.5 साल चली, जिसमें शामिल थे कुछ जाने पहचाने चेहरे। इनमें शामिल था एक IIT से पढ़ा व्यक्ति जिसने अपनी IRS की नौकरी छोड़कर फुल टाइम सोशल वर्क करने की ठानी थी। वो था अरविंद केजरीवाल। करप्शन में आकंठ डूबी UPA 2 की सरकार ने लोकपाल की मांग को सीरियसली नहीं लिया। इसके चलते अन्ना के ना चाहते हुए भी केजरीवाल और उनके कुछ साथियों ने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला लिया। फिर आया 2 अक्टूबर 2012, जब इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आंदोलन से जन्मी इस पार्टी को भयंकर जन समर्थन मिला। अपनी फॉर्मेशन के कुछ महीने बाद ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ती है, जिसमें 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती है। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, जो सिर्फ 49 दिन चली। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में तो एक चमत्कार हो जाता है। आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट्स जीतकर भयंकर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती है। 5 साल बाद 2020 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता में फिर से वापसी होती है। इस बार वो 70 में से 62 सीट्स जीतकर आते हैं। एनिमल फार्म के नेपोलियन की तरह ही केजरीवाल साहब में भी सत्ता की भूख साफ दिखती है। 2013 में उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, पर वो गए और 49 दिनों तक सरकार भी चलाई। सत्ता की भूख के चलते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार ही नहीं होने दी। यहां तक कि वो शराब घोटाले में जेल तक चले गए, पर फिर भी उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। ये इंडियन पॉलिटिक्स में अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया था, नॉट इवन लालू प्रसाद यादव। कुर्सी उन्हें मजबूरन छोड़नी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उन पे कंडीशंस लगाई कि वो ना तो सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना फाइलें साइन कर सकते हैं और ना ही ऑफिशियल्स की मीटिंग ले सकते हैं। याद रखिए, ये वही केजरीवाल थे जो एक जमाने में कहा करते थे कि नेताओं को एलिगेशन लगने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मजबूरी में सत्ता छोड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली की कमान थमाई आतिशी मर्लेना के हाथ, जिन्हें एक बिना जनाधार की नेता समझा जाता है। मतलब वो सीएम ना रहते हुए भी सुपर सीएम थे। अगर नेपोलियन तानाशाह था तो केजरीवाल भी कम नहीं। केजरीवाल का मतभेद हो गया योगेंद्र यादव से। जी हाँ, वही योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। जैसे नेपोलियन ने स्नोबॉल पर कुत्ते छोड़ दिए थे और उसे मीटिंग से भागने पर मजबूर किया था, कुछ वैसा ही केजरीवाल ने योगेंद्र यादव के साथ भी किया। उन पर एक मीटिंग में बाउंसर्स छोड़ दिए और उन्हें वहां से मार भगाया। और योगेंद्र यादव का कसूर क्या था? वो चाहते थे कि पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, मतलब पावर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के हाथ में ना रहकर पार्टी के दूसरे मेंबर्स के हाथ में रहे। योगेंद्र यादव की एक्सपल्शन पर सवाल उठाया एक और पार्टी के फाउंडर मेंबर प्रशांत भूषण ने, और उनका हश्र भी योगेंद्र यादव जैसा ही हुआ। अब तक लगभग 80% लोग जिन्होंने पार्टी की नींव रखी थी वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जो भी अपनी पीठ में रीढ़ रखता है और मुंह में जबान, वो आम आदमी पार्टी में रह ही नहीं पाया। इन सभी लोगों ने कहा कि केजरीवाल ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो उसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह चलाते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी का तो नामो निशान नहीं। अगर मयंक गांधी की माने तो केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो उनकी बात माने, अपना दिमाग ना लगाए। ये एक मैग्लोमैनियक और कंट्रोल फ्रीक की निशानी है जो सबके दिमाग कंट्रोल करना चाहता है। एनिमल फार्म के नेपोलियन और केजरीवाल में एक और समानता है, करप्शन। 2015 में एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसमें केजरीवाल कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश करते पाए गए। पार्टी छोड़कर जाते हुए कई केजरीवाल के पुराने साथियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने खालिस्तानियों से पैसे लिए हैं, और बाद में इसी बात की पुष्टि खालिस्तानी पन्नू ने भी की। अश्वनी उपाध्याय ने केजरीवाल पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, और कपिल मिश्रा ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते हुए देखा था। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है जिससे शराब की बिक्री को आधुनिक बनाया जाए।
पर जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नीति में उल्लंघन की रिपोर्ट एलजी विनय कुमार सक्सेना को दी। इसके चलते एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस नीति के चलते सरकार को 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो यहां तक कहा कि इस नीति में लूपहोल्स जान के रखे गए ताकि आपके नेताओं को फायदा हो। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब के ठेके जिन व्यापारियों को 12% फिक्स मार्जिन पर दिए गए थे, उस 12% में से 6% आम आदमी पार्टी की जेब में गया। और तो और जो 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर लगने थे वो भी गायब हैं। और आरोपी है केजरीवाल। एंड आई किड यू नॉट, आने वाले समय में केजरीवाल पे अभी ना जाने कितने और करप्शन के आरोप लगने वाले हैं। कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स भी होगी, पर उनमें से बहुत सारों में सब्सटेंस जरूर होगा। एनिमल फार्म का नेपोलियन धीरे धीरे इंसानों की तरह बिहेव करने लगा था। वैसा ही कुछ केजरीवाल के साथ भी हुआ। वो नीली वैगन आर, वो ढीली ढाली बुश शर्ट, वो फटी हुई स्वेटर, नायलॉन की चप्पलें और वो आइकॉनिक मफलर सब गायब हो गया। कट टू 2024। केजरीवाल साहब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं और उन्हें एक स्टेट की Z+ सिक्योरिटी काफी नहीं। जी हां, वो भारत के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दो स्टेट्स की Z+ सिक्योरिटी हासिल है, एक दिल्ली से और दूसरी पंजाब से। हद तो तब होगी जब उन्होंने टैक्स पेयर्स के खर्चे पर अपने लिए एक आलीशान मकान बनाया जिसे मीडिया ने शीश महल का नाम दिया। जी हां, ये वही केजरीवाल थे जो कभी कहा करते थे कि वो 2 कमरों के घर में रह लेंगे, वो कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे और एक आम सी गाड़ी यूज करेंगे। हम नीरो को यूं ही बदनाम करते हैं। वो बेचारा तो लायर बजा रहा था जब रोम जल रहा था, और यहां तो केजरीवाल साहब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर अपने लिए एक शीश महल बना रहे थे, वो भी तब जब दिल्ली की जनता मर रही थी। जी हां, उन्होंने ये बंगला बनाया था 2020 में, कोविड के समय। एक मैग्लोमैनिएक की तरह उनको लगता था कि वो सत्ता के लिए बने हैं और वो शायद मरते दम तक इसी शीश महल में रहेंगे। शुक्र मनाइए, केजरीवाल की कहानी की एंडिंग भी एनिमल फार्म की कहानी की तरह नहीं हुई। एनिमल फार्म में सारे जानवर नेपोलियन को इंसान बनते देखते रह गए, पर यहाँ पे कॉमन मैन ने मैटर्स अपने हाथ में लिए और केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। नेपोलियन स्क्विलर नामक एक बकरे का इस्तेमाल करता है प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक यही काम करने के लिए केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं मीडिया हाउसेस का, जर्नलिस्ट का और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। मीडिया हाउसेस को केजरीवाल ने लंबे चौड़े विज्ञापन देकर खरीद रखा है। इसी वजह से वो केजरीवाल से चुपते हुए सवाल नहीं पूछते, उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, बस केजरीवाल का प्रोपेगेंडा ही पेडल करते हैं। एनिमल फार्म के नेपोलियन ने खुद को एक बहुत बड़े नेता के रूप में पेश किया। इससे हुआ यह कि जानवर समानता का विचार ही भूल गए थे, वो नेपोलियन की पूजा करने लगे थे। वहीं केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए अपनी छवि चमकाने के लिए। जो पैसा आम जनता की भलाई के लिए यूज हो सकता था उसे विज्ञापनों में झोंक दिया। झूठे वादे करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, प्रोपेगेंडा करना, अपनी छवि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और डर और हिंसा का इस्तेमाल करना, ये नेपोलियन ने भी किया और केजरीवाल ने भी। इसे हम पॉपुलिज्म कहते हैं। हर पॉपुलिस्ट की तरह केजरीवाल ने भी वही बात कही जो जनता सुनना चाहती थी। उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बड़े सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दिए। रातों रात करप्शन हटा देंगे, यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे और ना जाने क्या क्या। पर असलियत यह है कि केजरीवाल के पास ना तो इन बातों को पूरा करने की कोई प्लान था और ना ही इच्छा शक्ति। केजरीवाल साहब ने पॉपुलिज्म का सबसे घिनौना रूप दिखाया फ्रीबीज के रूप में। उन्होंने सोशल वेलफेयर के नाम पे रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। 400 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस राइड फ्री और ना जाने क्या क्या। इसका नतीजा क्या निकला? दिल्ली 1993 से लेकर आज तक रेवेन्यू सरप्लस रही है, मतलब उसकी इनकम उसके खर्चों से ज्यादा थी। पर इन फ्रीबीज के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली पहली बार 2025 में घाटे का बजट पेश करेगी। उन्होंने एक फ्रीबीज का कल्चर पैदा कर दिया। अब देश की डेवलपमेंट या बड़े इश्यूज पर बात नहीं होती। अब होड़ लग गई है कि कौन सी पार्टी ज्यादा रेवड़ियां बांटती है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। वेनेजुएला में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी खासी इकोनॉमी आज ठप हो गई है। कुछ और रूपक भी है एनिमल फार्म के नेपोलियन और केजरीवाल की कहानी में। नेपोलियन एनिमलिज्म के सिद्धांत देता है और केजरीवाल स्वराज के सिद्धांत, और दोनों ने ही अपने बनाए सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी।
और जिस लोकपाल की वजह से वो पावर में आए थे, उन्होंने वो लोकपाल कभी लागू ही नहीं किया, ना पंजाब में ना दिल्ली में। इवन अपनी पार्टी के अंदर भी इंटरनल लोकपाल वो 2015 में ही खत्म कर चुके थे। मिस्टर फ्रेडरिक जो विंडमिल को बम से उड़ा देते हैं, आप उसकी तुलना बीजेपी से कर सकती हैं। जी हाँ, वही बीजेपी जिसने केजरीवाल को कभी काम ही नहीं करने दिया। कांग्रेस को आप मिस्टर जोन समझ सकते हैं, जिसे केजरीवाल ने दिल्ली से ही भगा दिया। केजरीवाल के आने के बाद आज तक कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। नेपोलियन का तो सिर्फ एक स्नोबॉल और एक बॉक्सर था। केजरीवाल के स्नोबॉल्स और बॉक्सर तो ना जाने कितने होंगे। उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ साथ स्वाति मालीवाल तक को पिटवाया। उससे पहले उन्होंने दिल्ली के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट यानी चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में ही पिटवाया था। यहां तक कि केजरीवाल ने अपने कोर वोटर्स तक को बेच दिया, वो चाहे पूर्वांचली हो या फिर मुसलमान। एनिमल फार्म कुछ साल पहले भी दोहराई गई थी जेपी के आंदोलन में, जिसने हमें दिए थे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेता। और एनिमल फार्म आगे भी दोहराती रहेगी जब तक हम इन काली भेड़ों को पहचानना नहीं सीखेंगे। जाते जाते आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। पीस आउट।